हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और हम लोग आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज में आपका स्वागत करते हैं और ये है एपिसोड नंबर 41। तो पहला सवाल आशीष यादव जी ने पूछा है। आशीष यादव जी ने ये पूछा है कि उनको बहुत टाइम से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी नहीं ठीक हो रही, अब वो क्या करें। तो देखिए आशीष सर, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस आपकी ठीक नहीं हो रही है, आप रेगुलरली उसकी दवाई करा रहे हैं और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई किया है, आपने जितने भी कंजर्वेटिव थेरेपीज करी हैं वो ट्राई करी हैं, तो एक बार आपको स्पाइन के डॉक्टर, स्पाइन सर्जन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो रेगुलरली स्पाइन की सर्जरीज करते हैं, उनकी राय भी लेनी चाहिए। आशीष सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सर्जरी की जरूरत है, बट मैं ये कह रहा हूं कि सर्जन की राय लेने से कभी कभी एक हिडन पर्सपेक्टिव पता चलता है जो कंजर्वेटिव डॉक्टर्स जैसे कि मेडिसिन वाले डॉक्टर या फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर या ऐसे लोग जो रेगुलरली स्पाइन सर्जरीज नहीं करते हैं, उनको ये आइडिया कभी कभी कम हो सकता है कि सर्जरी से कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो एक बार आपको राय लेनी चाहिए अपने स्पाइन सर्जन से और वो आपको बताएंगे कि क्या कोई सर्जिकल केस तो नहीं बन रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जैसे आप बता रहे हैं कई सालों से आप कर रहे हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो एक राय तो बनती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है मनीष जोशी जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको सर्वाइकल में पेन है लेकिन एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए ये बहुत कॉमन बात होती है, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सर्वाइकल एमआरआई अगर नॉर्मल आ रही है तो सर्वाइकल में पेन नहीं हो सकता। कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन में पेन हो। आपको हो सकता है शरीर में, बॉडी में कुछ ब्लड में ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो हल्की हल्की आर्थराइटिस शरीर में करती हैं और वो सर्वाइकल स्पाइन को इफेक्ट कर सकती है। ऐसे कई तरह की आर्थराइटिस होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका कारण हो सकता है कि कोई आर्थराइटिस हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हो सकता है आपकी एज बढ़ रही हो और एज बढ़ने की वजह से आपको हल्की सी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस शुरू हो गई हो। तो जो भी रीजन है, इसको फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका यह है कि किसी अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलिए और उनके साथ डिटेल्ड एग्जामिनेशन और डिटेल्ड हिस्ट्री का पार्ट बनिए। जब डिटेल में एग्जामिनेशन और हिस्ट्री होती है तो फिर कॉज को फाइंड आउट किया जा सकता है। कभी कभी कुछ रिमेटोलॉजिस्ट भी डायग्नोसिस बनाने में या प्रॉब्लम का पता लगाने में बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, तो आप किसी अच्छे रिमेटोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है कासिफ खान जी ने। कासिफ खान जी ने यह पूछा है कि उनकी 3 बार स्पाइन सर्जरी हो चुकी है और स्पाइन सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी नस में दिक्कत है, तो क्या वो ठीक हो सकती है। तो देखिए सर, अगर स्पाइनल नर्व में कोई इंजरी है तो वो कितनी ठीक हो सकती है या कितनी ठीक नहीं, ये जनरली टाइम बताता है। क्योंकि एक बार नर्व में कोई इंजरी है या नर्व के काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट कभी तो संभव होता है, कभी कभी नहीं संभव होता। तो डिपेंड करता है इंजरी कितनी है, डिपेंड करता है ईएमजी एनसीवी रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये जो डॉक्टर ने आपको चेक किया है या जिन्होंने आपकी सर्जरी की है वो बेहतर आंसर कर पाएंगे कि किस हद तक आपकी केस में रिकवरी संभव है। हालांकि कई केस में बढ़िया रिकवरी आती है नर्व इंजरी के बाद भी, कई केस में नहीं भी आती है और कई केस में थोड़ी रिकवरी आती है। तो आपके स्पेसिफिक केस में कितनी रिकवरी आएगी, इसके लिए वो डॉक्टर बेस्ट हैं जो आपको एग्जामिन करे हैं। तो अब मेरे ख्याल से अच्छा ये रहेगा कि जो डॉक्टर एग्जामिन किए हैं या जो डॉक्टर आपको रेगुलरली देख रहे हैं या जिन डॉक्टर आपकी सर्जरी करें हैं, इन तीनों में से बेस्ट राय दे पाएंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही कहना है कि कई इंजरीज ठीक होती हैं, कई इंजरीज ठीक नहीं होती और कई इंजरीज पूरी तरह ठीक नहीं होती, कुछ हद तक ठीक होती हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है मनीष जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद फिर से डिस्क आने के कितने चांसेस हैं। उनकी 23 इयर्स उम्र है और उनको 4 साल से दिक्कत है। तो मनीष सर, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एज इट स्टैंड्स टुडे, अगर आप इस वीडियो को 2023 में देख रहे हैं तो ये मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी MISS में नहीं आती। इसके लिए एक नया टर्म इजाद हुआ है, इसे कहते हैं अल्ट्रा मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी या UMISS। MISS अब पुरानी चीज हो गई है, अल्ट्रा मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी है। ये की होल सर्जरी से भी बहुत ज्यादा छोटी होती है। ये बेसिकली नीडल होल या कह लीजिए एक मोटी नीडल के जैसी होती है, कुछ मिलीमीटर का इंसिजन होता है और ये सबसे ज्यादा ट्रॉमा कम करती है एज कंपेयर टू अदर सर्जरीज, जिसकी वजह से रिलेटिव रीहर्निएशन रेट एज कंपेयर टू ओपन स्पाइन सर्जरी कम रहता है और
मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू माइक्रो सर्जरी भी शायद कम होता है। हालांकि अलग अलग स्टडीज इसको अलग अलग तरह से बताती हैं, लेकिन इसमें टिश्यू डैमेज मिनिमल है, बोन रिमूवल मिनिमल है, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे कम होते हैं और तभी ये हमारे पेशेंट्स की सबसे फेवरेट सर्जरी होती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है आयतुल्ला अंसारी जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको 3 लेवल पे डिस्क है और 1 लेवल पे शायद डेसिकेशन है, तो क्या इसमें एंडोस्कोपी हो सकती है? तो आयतुल्ला अंसारी जी, बिल्कुल हो सकती है। बहुत बढ़िया एंडोस्कोपी हो सकती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ओपन सर्जरी या फिर माइक्रो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ डिस्क बल्ज की समस्या है या डिस्क हर्निएशन की समस्या है या डिस्क डेसिकेशन की समस्या है तो एंडोस्कोपी इसका एक बहुत सफल इलाज है। नेक्स्ट सवाल राशिद अली जी ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा है कि कितने दिन बाद स्पाइन सर्जरी के आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं और आगे सामान उठा सकते हैं? तो देखिए, मेरे हिसाब से राशिद सर, खड़े रहने की तो कोई पाबंदी है ही नहीं। मेरी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे से कितनी भी देर खड़ा रह सकता है, जितनी देर वो कंफर्टेबल हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में भी 1-2 दिन में पेशेंट इस लायक हो जाता है कि कितनी भी देर खड़ा रह ले। क्रॉस लेग बैठने के लिए मैं पेशेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स वो रुकें, और पहले वो कितना क्रॉस लेग बैठ पाते थे, उनकी हैमस्ट्रिंग्स कितनी ढीली हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट बात, आगे झुक के वजन उठाना, जो आपने पूछा है, आगे झुक के वजन उठाना एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी या फिर डीकम्प्रेशन सर्जरी के बाद या फिर फिक्सेशन सर्जरी के बाद मैं अपने पेशेंट्स को 6 हफ्ते तक मना करता हूं, जैसे कि जो मैंने काम किया है वहां पर बेटर हीलिंग हो जाए और डिस्क रीहर्निएशन के चांस या फिर से डिस्क आने के चांस कम से कम हो जाएं। तो मेरे केसेस में 45 डेज, हालांकि कई लोग इंडिया में 3 मंथ्स तक भी बोलते हैं, लेकिन मिनिमम 45 डेज तो अच्छा ही है कि अगर आप आगे ना झुकें और वजन ना उठाएं। हालांकि चलने पे कोई पाबंदी नहीं है, खड़े होने पे कोई पाबंदी नहीं है और अपने नॉर्मल रूटीन के काम करने में कोई भी पाबंदी मेरी तरफ से नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है ये एपिसोड्स आपको काफी पसंद आ रहे हैं। मेरे को इसकी व्यू रेट देख के समझ में आता है कि काफी लोग इन एपिसोड से कुछ जानकारी ले पाए जो उनके काम की हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने सवाल को लिखिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके सवाल को लेने की और आपको जवाब देने की। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और जब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। आपको बहुत 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 विशेस आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, और फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।